बनते हैं उसमें पैसा खा गए, जो मेले में लोग दुकानें लगाते हैं उनसे पैसा खा गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि कुंभ मेले की सफाई के लिए 8-10 हज़ार सफाई कर्मचारियों को ठेके पर वहाँ लगाया जाता है। और आपने वो तस्वीर भी शायद देखी होगी, देख के खुश भी हुए होंगे कि 2 सफाई कर्मियों से का पैर मोदी ने जाकर के धोया था। 2 महिलाएं जो वहाँ सफाई का काम करती हैं, मोदी जब गए थे कुंभ में तो उनका पैर उन्होंने धोया और तमाम लोगों ने कहा वाह क्या आदमी है, क्या बढ़िया आदमी है, देखो प्रधानमंत्री होते हुए भी सफाई कर्मचारियों का पैर धो रहा है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकली है उसमें ये बताया गया है कि सफाई कर्मचारियों की जेब से भी निकाल करके करोड़ों रुपया इन ढोंगी नेताओं ने खाने का काम किया है। क्या करते हैं ये, आप जरा सुनिए क्या करते हैं। पहले तो 8-10 हज़ार लोगों को ठेके पर बुला लेते हैं काम करने के लिए। उसके बाद जैसे ही कुंभ खत्म होने वाला होता है उनसे कहते हैं तुम लोग भाग जाओ। अब उनको पैसा मिला पूरा या पैसा नहीं मिला, पुलिस आकर के जो उनकी झोपड़ियां बनी हुई हैं वो सब तोड़ देती है कि कल सुबह तुम लोग यहाँ दिखाई मत देना, सब यहाँ से भाग जाना। वो लोग बेचारे जो भी उनका भांडी बर्तन है अपना लेकर के भाग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जितना कूड़ा वहाँ पड़ा रहता है वो बुलडोजरों से उठा करके उसको उसी नदी में डाल देते हैं जिसकी पूजा करने के लिए करोड़ों लोग पूरे भारत से वहाँ इकट्ठा हुए थे। क्यों? ताकि 2-4 दिन का पैसा मजदूरों का मारा जाए, जो कुछ पैसा उनको नहीं दिया गया है वो भी मारा जाए। और इसलिए जो कुंभ के बारे में रिपोर्ट निकली है वो बताती है कि सबसे ज्यादा पैसा जो मंत्रियों ने खाने का काम किया वो सफाई कर्मचारियों की जेब में जो पैसा जाना चाहिए था, ठेकेदार से को दिया जाता है कि इनको 400 रुपए रोज दिया जाएगा, उनके हाथ में 150 रुपए भी नहीं आते हैं, वो पैसा भी नहीं मिलता, कुंभ खत्म भी नहीं होता और उनको वहां से भगा दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपया उनका खाया जाता है। और ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम कुंभ मेला लगा रहे हैं। अभी उन्होंने हरिद्वार में लगाया तो आपने देखा क्या हुआ, कोरोना पूरे देश में फैल गया। वहां से उनसे कहा गया था मत करो, लेकिन नहीं करना है, बुलाया आ जाओ, गंगा जी में जो नहाएगा उसको कोरोना नहीं आएगा, कोरोना नहीं लगेगा। तो भाई अब टीका क्यों लगा रहे हो, तुम क्यों टीका खुद अपना लगा रहे हो, मोदी क्यों टीका लगा रहा है, अरे जाओ गंगा जी में नहा लो, तुमको कोरोना नहीं होगा। लेकिन अंधविश्वास हमारे और तुम्हारे लिए है और उनके लिए बढ़िया बढ़िया अस्पताल है जिसका खर्चा हम देते हैं, जिसका पैसा हम देते हैं। अब क्या निकला है उस कुंभ का जो हरिद्वार में हुआ भी फरवरी के महीने में, कि वहां इन्होंने कहा कि हमने 4 लाख लोगों की टेस्टिंग की, किसी का भी कोरोना नहीं निकला। अब पता चला है कि एक ऐसी कंपनी को टेस्ट करने का ठेका दिया गया जिसको टेस्ट करना आता ही नहीं है, उसके पास टेस्ट करने का सामान भी नहीं है। और उन्होंने, आप जरा सोचिए, आप कहीं भी जाओ, राशन जो मिल रहा है, आधार कार्ड दिखाओ, अपनी फोटो दिखाओ, अपना अंगूठा लगाओ, अंगूठा सही नहीं है, तुम्हारा अंगूठा बदल गया, तुम्हारा नाम आधार कार्ड में सही नहीं है, दुनिया भर की बातें हमको सुनाते हैं। और जो टीका लगाया गया वहाँ हरिद्वार के कुंभ में 1 लाख लोगों का एक ही आधार कार्ड और एक ही टेलीफोन नंबर, एक ही मोबाइल नंबर, 1 लाख लोगों का, ये भी नहीं कि 2, 4, 10 कुछ गलती हो गई, 1 लाख लोगों का एक ही आधार कार्ड और एक ही मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि मामला वही था, थोड़ा तुम खाओ थोड़ा हमको दो। कहा तो ये मोदी कहता था मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, अब वो कह रहा मैं ही खाऊंगा तुमको नहीं खाने दूंगा, अब ये उसका नारा हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये सरकार, मतलब इसने जो कुकर्म किए हैं, इसने जो गरीबों के साथ किया है, पहले की सरकारें बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने जो किया है गरीबों के साथ
आज तक किसी ने भी, किसी भी सरकार ने करने का काम किया नहीं, और फिर भी अपनी फोटो हर जगह लगाएंगे। कह रहे हम तो देखो मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। तो आप लोग तो जो आशा वर्कर हैं, तो पोलियो का ड्रॉप तो आप ही लोग लगाते हो। तो पोलियो का ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है, वो तो हमारी आशा वर्कर ही डालती है। तो क्या उसका पैसा लेते थे हम लोगों से? वो भी तो मुफ्त में होता था, नहीं होता था? वो भी ये गड़बड़ हो गया चल रहा है। वो भी तो मेरे ख्याल से कि बैटरी खत्म हो गई। नहीं, बैटरी तो है, बैटरी तो लगी है। तो उसमें से तार हो गया या इसके ऊपर तो वो तो टीका था। वो जो पल्स पोलियो का ड्रॉप था वो भी तो फ्री था, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि सब लोग अपनी अपनी फोटो लगा रहे हैं कि देखो हम पल्स का ड्रॉप दे रहे हैं। इसके पहले जो चेचक का टीका लगता था वो भी सरकार लगाती थी। तो जो काम सरकार करती है और करना चाहिए, अब मोदी चलेगा ऐसे ही, हिलने से ही होता है, ये हमेशा होता है। अभी तो तो ये नहीं, इसको यहाँ टिका के तो ये जो सरकार है काम कुछ करती नहीं है, लेकिन फोटो बहुत लगाती है। अब जो राशन मिल रहा है, मुझे पता नहीं हरियाणा में, उसमें भी उसकी फोटो लग रही है। यानी राशन का झोला इतना बड़ा और राशन उसके अंदर इतना, और दिन भर आप धूप में खड़े रहिए, और फिर आपका नंबर जब आता है तो दुकानदार कहता है माफ करिए वो झोला खत्म हो गया और बिना झोले के तुमको हम राशन दे नहीं सकते, अब 2 दिन बाद आना, जब झोला आएगा तभी तुमको राशन मिलेगा। हम कहते हैं इतनी घटिया, इतनी बेशर्म सरकार तो अब तक देखने को नहीं मिली। जितने लोग मरे हैं अभी कोरोना से, सब लोग बता रहे हैं, हमारे लोग नहीं, जो बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, कि अगर 10 मरे तो सरकार ने बताया कि 1 मरा। आज सरकार कह रही 4.5 लाख मरे, लेकिन दुनिया भर में आंकड़ा जोड़ा गया है कि 45 लाख लोग कम से कम कोरोना से हमारे देश में मर चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार उनको मुआवजा नहीं देना चाहती, उनके परिवारों को पैसा नहीं देना चाहती। हम तो कहते हैं जितने मरे उनके मृत्यु सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो लगनी चाहिए। जब हर जगह लगा रहा है तो 80 जगह तो वो है, उनके मृत्यु के सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो लगानी चाहिए कि मैंने इनको मारा है, मेरी सरकार ने इनको मारा है। तो ये मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए आज इस सरकार ने क्या तरीका निकाला है। आप जानते हैं कि पूरा मीडिया के ऊपर, चाहे अखबार हो चाहे टीवी, उसके ऊपर इनका कब्जा है। पूरे जितने टीवी चैनल हैं सबका मालिक एक है, उसका नाम है अंबानी। इसलिए आशा वर्कर की हड़ताल होती है तो टीवी के ऊपर नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है कभी? आप लोगों ने महापड़ाव किया दुष्यंत चौटाला के ऑर्डर के खिलाफ, कहीं भी टीवी पर नहीं दिखाया गया। टीवी पर क्या दिखाया जाएगा? फलाने का लड़का फलाने की लड़की को लेके भाग गया, बस उसी में घुस जाओ, उसी के बारे में सोचते रहो। कौन किसकी लड़की को लेके भागा, कहाँ लेके भागा, उसका नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, उसकी जात क्या है। सुबह से शाम तक उसी में हम फंसे रहते हैं, उसी में हम उलझे रहते हैं, और जो हमारी समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई भी
नजर उठा करके देखता नहीं है। हमारी हालत के बारे में कहीं भी कोई खबर, कहीं भी कोई समाचार सरकार किसी को देखने नहीं देती है। तो इसीलिए आज जो हम लोगों ने ये भाईचारा सम्मेलन रखा है, तो एक तो हम सब जानते हैं कि किसी के खिलाफ बोलना, किसी के बारे में कहना इसको मार डालो, किसी के खिलाफ इस तरह की बात करना, ये तो गंदी बात है, घटिया बात है। तो हमको समझना ये चाहिए कि ये जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जिसका ये खटारा खट्टर यहाँ हरियाणा में बैठा हुआ है, जिसका वो ढोंगी योगी हमारे उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, जिनके ये तमाम नेता इधर उधर घूम रहे हैं, आखिर इनका काम सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाना और नफरत फैलाना क्यों है? इसके पीछे क्या इनका मकसद है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और यही समझाने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा बुरा हाल है। सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। अभी जब कोरोना फिर से दूसरी लहर आई तो वहां तो जो बड़े शहर है वहां 2-3 अस्पताल हैं, लेकिन जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहां तो न डॉक्टर है, न कोई नर्स है। वहां जो हेल्थ सेंटर है, जो प्राइमरी स्कूल है, वहां लोग अपने पशु बांधते हैं, या जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के सरकार वहां ला करके खड़ा करती है। तो जब लोगों को कोरोना हुआ तो वहां अस्पतालों में उनको क्या कहा गया? यहाँ कुछ नहीं है, नीम के पेड़ के जाकर नीचे बैठो, नीम के पेड़ से ऑक्सीजन आता है, उसके नीचे जाके बैठो तो हो सकता है तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, हो सकता है तुम बच जाओगे, वरना तुम बचने वाले नहीं हो। तो आपने फिर तस्वीरें देखी होगी कि कितनी लाशें गंगा जी में फेंक दी गई, कितनी लाशें बालू में गाड़ दी गई, और जब पानी वहां आया और पानी ने बालू को काटा तो 1-2 नहीं सैकड़ों लाशें फैक्ट्री से निकली, जिनको लोगों ने मुसीबत के मारे, जो लोग थे उनके पास लकड़ी के लिए पैसा नहीं था, उनके पास अपने रिश्तेदारों को फूकने तक का पैसा नहीं था, उन्होंने वही बालू के अंदर गाड़ दिया था। किसी की गिनती नहीं हुई, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो आखिर इन सारी समस्याओं के बारे में सरकार सोचती नहीं है, इनके बारे में कुछ करती नहीं है। अभी लोग कह रहे कोरोना फिर आने वाला है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर फिर आएगा तो सरकार का कोई इंतजाम नहीं है, फिर लोग इधर से उधर पागल की तरह भागेंगे। कोई ऑक्सीजन के लिए भागेगा, कोई दवा के लिए भागेगा, कोई खटिया के लिए भागेगा, कोई डॉक्टर के लिए भागेगा, क्योंकि अभी भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया है। तो जो समझने की बात है वो ये है कि ये सरकार जनता के लिए कुछ भी करना नहीं चाहती है। ये सरकार गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती है। ये सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है और अत्याचारियों को बचाने वाली सरकार है। आज आप देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। इतना बलात्कार, इतनी हिंसा कि आज आप लोग में से आशा वर्कर कुछ होंगे जरूर। आशा वर्कर है कुछ? आप लोग जो गांव में जाते हो क्या पता चल रहा है कि लोग जो गरीब लोग हैं मजबूर होकर के अपनी बेटियों की शादियां 10 साल में, 12 साल में और 14 साल में करना उन्होंने शुरू कर दिया। बाल विवाह एक बार फिर हमारे पूरे देश के अंदर फैल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं लड़की सियानी हो जाएगी तो हम कैसे उसको बचाएंगे, उसकी हम रखवाली कैसे करेंगे। अगर वो स्कूल जाती है तो उसको कोई उठा ले जाता है, अगर वो कॉलेज जाती है तो उसको कोई उठा ले जाता है, वो काम पर जाती है तो उसको कोई उठा ले जाता है। और गुंडों को बचाने के लिए सरकार आगे आती है, पुलिस आगे आती है, हमारी बेटियों की बात कोई नहीं सुनता। किसी आपके हरियाणा के अंदर हमने देखा कि लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और उनको आत्महत्या करने के लिए
छोड़ दिया गया, क्योंकि बलात्कार करने वाले को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जेल से छोड़ दिया गया, जमानत पे छोड़ दिया गया, और उसने फिर आकर के उस परिवार को धमकी देने का काम शुरू किया। ऐसे केस आपके हरियाणा में हुए हैं। हमारी महिला समिति के लोग हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह के केसों में जाते हैं कुछ हस्तक्षेप करने के लिए। अब तो हालत ये है कि पुलिस वाले रिपोर्ट भी लिखने को तैयार नहीं होते हैं, तो FIR करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो गुंडे बदमाश हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सरकार उनकी है। जो गुंडागर्दी करेगा, जो मवाली होगा, जो इधर से उधर पीला दुपट्टा बांध करके घूमेगा, सरकार उसका काम करेगी। और जो अत्याचार के शिकार लोग हैं उनकी बात को सरकार सुनने से इनकार करेगी। यहाँ इस हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में दलितों के ऊपर होने वाला अत्याचार कितना बढ़ गया है। आप सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर अगर कोई दलित लड़का शादी करता है, अगर वो अपनी बारात में घोड़ी के ऊपर बैठना चाहता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है, उसको थाने से रिपोर्ट लिख करके पुलिस को लानी पड़ती है, और पुलिस कहती है ठीक है घोड़ी पर बैठो, लेकिन बस यहाँ बैठो और उधर उतर जाओ, ज्यादा उन लोगों की आंखों में चुभो मत। मतलब जो बड़े लोग हैं उनकी आंखें ऐसी हैं कि अगर वो दलित को घोड़े पर देख लें तो उनकी आंखें चुभने लगती हैं, और उनके हाथ में बंदूक निकल आती है और वो उस दलित को मार डालते हैं। ये हालत है। अपनी सफाई कर्मचारियों की बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये कोरोना शुरू हुआ तो एक सफाई कर्मचारी को गाँव में वो पाइप से सैनिटाइजेशन करने के लिए भेजा गया। सैनिटाइजर जब वो इधर से उधर उसको कर रहा था तो 2 चींटें किसी ऊंची जात के आदमी के पैर पर लग गई। उन्होंने क्या किया, उस सफाई कर्मचारियों को पकड़ करके वो जो पाइप था वो उसके मुंह के अंदर डाल दिया, सैनिटाइजर उसके शरीर में गया और वो मर गया। और उन आदमियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ क्योंकि भाजपा के साथ थे, ऊंची जात के लोग थे, भाजपा के साथ थे, कुछ भी नहीं उनका हुआ। तो ये जो हालत हो रही है इसको हमें समझना जरूरी है। आपको मालूम है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ 4 ऊंची जात के लोगों ने बलात्कार किया। वो लड़की मर भी गई, लेकिन योगी और पुलिस कहते रहे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब उसके मेडिकल की रिपोर्ट निकली तब जाकर के उनको मानना पड़ा और कहा गया कि 25 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेंगे, एक सरकारी नौकरी उसके भाई को मिलेगी। अभी 2 महीने पहले उस परिवार ने कहा है ना हमको पैसा मिला ना नौकरी मिली, हम तो अपनी जान को डर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक लोग हमको धमकी देने आते हैं कि अपना केस वापस ले लो वरना तुमको भी सबको मार डाला जाएगा। तो ये जो हालत है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इतनी बुरी हालत है और फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी समाज इतना चुप क्यों है? बाकी समाज में जितनी हलचल होनी चाहिए क्यों नहीं हो रही है? और अगर ये चुप्पी आपको समझना है, भाजपा ये जो सारा नाश कर रही है इस देश का, इसके खिलाफ जो आवाजें कम उठ रही हैं, इसको हमें अगर समझना है तब हमको समझना पड़ेगा कि ये जो शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, लोग इस्तेमाल करते हैं, सांप्रदायिकता, इसका मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल ये भाजपा के लोग क्यों करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि आपकी जो जाति है या आपका जो धर्म है उसके नाम पर आपको दूसरे धर्म वाले के खिलाफ लड़ाना, यह है सांप्रदायिकता का मतलब। और हम क्या समझते हैं, हमारे वो साथी ने यहाँ पर कविता भी सुनाई, बिल्कुल सही है। आज हमने खुला ऐलान करके हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि उसकी आड़ में कौन बचा है।
उसकी आड़ में सब पर हमला हो रहा है। कहीं महिलाओं पर हो रहा है, कहीं दलितों पर हो रहा है, कहीं महंगाई का हमला हो रहा है, कहीं बेरोजगारी का हमला हो रहा है, कहीं पर और किसी तरह का हमला तमाम लोगों के ऊपर हो रहा है। इस सरकार ने मजदूरों के लिए जो कानून बने थे उन सारे कानूनों को खत्म कर दिया है। सारे कानून जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते थे वो सब के सब खत्म कर दिए गए हैं। और इसी सरकार ने इन किसानों के खिलाफ 3 काले कानून भी पारित किए हैं, जिनके खिलाफ आज हमारे किसान भाई 8 महीने से लाखों की संख्या में दिल्ली को घेर करके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो बात यह है कि आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई बदमाश आता है तो वो पहले आंख में धूल फेंकता है, और जब आंखें हम मलते हैं धूल निकालने की कोशिश करते हैं तब तक पता चलता है कि हमारे घर को ही लूट के चले गए। या आपने कहावत सुनी होगी, आंखों में धूल झोंकना। तो ये सरकार क्या करती है, तमाम जनता की आंखों में सांप्रदायिकता की धूल झोंकती है। सांप्रदायिकता के आधार पर हमारी जो नजर है वो दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, और हम दूसरी तरफ देखने लगते हैं, हमारी जेब भी कट जाती है और हमारा घर भी डूब जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कैसे होता है। आपको मालूम है कि इस सरकार ने गाय को लेकर के कि हम गाय की रक्षा करेंगे। क्या है जी, आप हमसे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? गाय की बात को लेकर के कानून बनाया, और आप सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने कहा नहीं तो बहुत अच्छा है, गाय तो हमारी माता है। और ये भी बात कही गई कि ये जो मुस्लिम हैं ये गाय को काटते हैं, ये गाय के गोश्त का व्यापार करते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ी भावना मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई। पहलू खान पर हमला किया गया और लोगों पर हमला किया गया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो गाय को लेकर के कानून बनाया गया, क्या सिर्फ मुसलमानों पर इसका असर पड़ा है? जितने लोग खेती करते हैं, आज आप जाकर के पूछिए, रात रात भर उनको बैठना पड़ता है क्योंकि रात भर उनके खेतों को आवारा पशु चरते हैं। मुसीबत हो गई है। दूसरी बात, जो पशु को खरीदते थे, पशु को बेचते थे, 4 पैसे इसमें कमा लेते थे, ये पशुओं का बेचना, पशुओं का खरीदना ये भी बिल्कुल बंद हो गया है। जो हर एक गांव में, हर एक इलाके में पशु के बाजार लगते थे वो भी सब बिल्कुल बंद हो गए हैं। डर के मारे न लोग पशु खरीद रहे हैं और न पशु बेच रहे हैं। जब गाय बूढ़ी हो जाती है, जब बछड़े पैदा होते हैं तो किसान उनको छोड़ देता है कि जहाँ मानो तुम जाओ, और वही सब आवारा पशु फिर किसानों के खेतों को खाते हैं। और ये लोग जो बैठे कुर्सियों पर जो कहते हैं कि गाय को बचाने का काम हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पैसा खा रहे हैं गाय के नाम पे भी, गौशाले के नाम पर पैसा खाते हैं, वहाँ गाय को लाकर बंद करते हैं और न गाय के लिए चारा लेके आते हैं, न गाय को पानी देते हैं, न गाय की दवा होती है। और एक एक गौशाला में आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, कभी 10 गाय मर जाती है, कभी 20 गाय मर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो कानून जो ये बनाते हैं, लगता तो है कि मुसलमानों के खिलाफ बन रहा है, और दूसरे लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसा कानून बनना ही चाहिए। लेकिन उस कानून की आड़ में सबके ऊपर हमला होता है, सबकी मुसीबत आती है और सबका नाश होता है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सांप्रदायिकता की आड़ में हमला ठीक है, आसिफ के ऊपर हमला हुआ, जुनैद के ऊपर हमला हुआ, पहलू खान के ऊपर हमला हुआ, ये सही है। लेकिन क्या सफाई कर्मचारियों के ऊपर इस सरकार का कोई हमला नहीं हो रहा है?
क्या महिलाओं के ऊपर नहीं हो रहा है? क्या दलितों के ऊपर नहीं हो रहा है? क्या गरीबों के ऊपर नहीं हो रहा है? क्या किसानों और मजदूरों के ऊपर नहीं हो रहा है? तो ये जो जानकारी है, ये जो सच्चाई है, इसको समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग इस सच्चाई को समझ रहे हैं, उनकी लड़ाई सफल भी होगी। किसानों ने जब मेवात में वो हिंदू महापंचायत हुआ, तो सबसे पहले तो हमारे साथियों ने नूह में एक भाईचारा सम्मेलन किया, और उसके बाद किसानों ने महापंचायत लगाई और कहा कि ये जो जहर उगल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। इसी तरह आपको याद होगा कि 26 जनवरी के बाद इसी सरकार ने सरदारों को कहा ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, और किसानों और दूसरे सरदारों और दूसरे किसानों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की कि ये सब सरदार के खिलाफ हो जाए और किसान आंदोलन टूट जाए। लेकिन उस समय किसानों को भी समझ में आ गया कि सरकार का खेल क्या है। उन्होंने सरदारों से कहा, पहले हम मारे जाएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा। और यही नहीं, उन्हीं किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के जो मुस्लिम किसान थे उनको गले लगाया और कहा कि सरकार का खेल हम समझ गए हैं, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। तो जब आपको लड़ाई लड़नी है, जब आपको लड़ाई जीतनी है, तो अपनी एकता को बचाने का काम सबसे ज्यादा जरूरी काम हो जाता है। और यही बात आपको भाइयों और बहनों हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहुत लड़ाई है। आज अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। ये सरकार ने जो काले कानून पारित किए हैं, उनका एक कानून ये है कि जो सामान जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिसके दाम पर पहले सरकार कंट्रोल करती थी, वो कंट्रोल खत्म हो गया। और इसीलिए आज सरसों का तेल क्या भाव बिक रहा है? पिछले साल और अब की साल में डबल हो गया है। जो किसान सरसों पैदा करता है उसको तो नहीं मिला दाम, किसको मिला? यहाँ पटौदी के थोड़े आगे चले जाओ, कई 100 एकड़ की जगह अदानी को दे दी गई है। रोहतक की तरफ चले जाओ, हिसार की तरफ, कई सैकड़ों एकड़ की जगह अंबानी को दे दी गई है। काहे के लिए दी गई है? बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए। जब किसान की फसल की खरीद सरकार बंद कर देगी, जो इस कानून जो उसने किया है, तो सारी फसलें अंबानी और अदानी खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया पैकेट में डालेंगे, और ये हीरो हीरोइन लोग टीवी पर आकर के बताएंगे अदानी का गेहूं खाओ, अंबानी का कड़वा तेल में खाना पकाओ। हम भूल जाएंगे कि वो तो राधे श्याम का गेहूं है ना, वो तो मतलब शरफुद्दीन का सरसों है, इनकी सरसों नहीं होगी, उनका गेहूं नहीं होगा। हीरो हीरोइन बेचेंगे अंबानी का गेहूं, अदानी के सरसों का तेल, और हम लोग दूना और चौगुना दाम दे करके उसको खरीदेंगे। कुछ ही दिनों में सारी जमीन किसानों के हाथों से निकल जाएगी। और आप लोग जानते हो, जब एक बार जमीन जाती है तो फिर उसके बाद कभी मिलती नहीं है। हमारा किसान भी फिर रिक्शा चलाएगा और जैसा मोदी कहता है पकौड़े बेच करके अपने पेट को पालेगा। तो ये जो इनकी पूरी साजिश है, इसको समझना जरूरी है। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, सबसे ज्यादा तो ये झगड़ा उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। सबसे ज्यादा तो ये हिंदू मुस्लिम का खेल उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है। और उसका नतीजा क्या है? मोदी कहता है योगी नंबर 1 है, योगी नंबर 1 है। काहे में नंबर 1 है? भुखमरी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा में नंबर 1 है, दलितों के साथ अत्याचार में नंबर 1 है, टूटी सड़कों में नंबर 1 है।
तिलकते बच्चों में नंबर 1 है। कुछ नहीं मिल रहा वहाँ गरीब लोगों को, इसी में वो नंबर 1 है। अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा की जो हालत है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसी बन जाए तो इनके खेल में सब लोग शामिल हो जाओ। लेकिन अगर आप अपना और अपने बच्चों का विकास चाहते हो तो इनके खेल के खिलाफ बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये लोग आते हैं भाषण देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इनका हम जवाब दे सकते हैं, इनका हम जवाब दे सकते हैं, हमको जवाब देना चाहिए। अगर कोई कहता है 4 शादी करते हैं 25 बच्चे पैदा करते हैं तो बताना पड़ेगा कि अगर 4 शादी करते हैं तो आधे से ज्यादा तो कुंवारे रह जाएंगे, क्योंकि इतनी तो औरतें हैं नहीं कि 4 एक आदमी के साथ चली जाए। ये सब झूठ बोलते हैं, लेकिन हम लोग भी उस झूठ को सच मान लेते हैं और इसलिए अपना मुंह बंद रखते हैं। जब इस तरह का माहौल बनाया जाता है तो हम भी खामोश हो जाते हैं। खामोश होना आज हमारे लिए समझ लीजिए मौत को निमंत्रण देने का काम है। हमको बोलना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा कि ये सब बातें छोड़ो, बताओ कि हमारी तनख्वाह कब बढ़ने वाली है। ये सब बातें छोड़ो, हमें बताओ कि आशा वर्करों से तुमने जो कहा था कि हर महीने हम 1500 रुपए 2000 रुपए देंगे, वो पैसा कहाँ गया। ये सब बातें छोड़ो, हमको बताओ कि हमारे बच्चों को जो राशन मिलना चाहिए। एक छोटी सी सरकार है केरला के अंदर, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक बच्चे के पीछे 25 किलो चावल एक बच्चे के पीछे उसके घर में दिया जाता है। क्या हरियाणा की सरकार, क्या यूपी की सरकार हमारे बच्चों को नहीं दे सकती है? दे सकती है, लेकिन नहीं देगी, क्योंकि उनको गरीबों से नफरत है। उनको गरीबों को और ज्यादा चूर चूर करना है। और कैसे चूर चूर करना है? उनको आपस में बांट करके, उनको आपस में लड़ा करके। इसलिए भाइयों और बहनों, काफी देर से आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि इस भाईचारे के सम्मेलन का जो संदेश है, इसको लेकर के आप जाइए। इन बदमाशों के बीच में चुप मत रहिए। हम लोग तो जितने हैं ना, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। और लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता? हमने कहा जब पूरा देश जेल बन गया है तो बाहर की जेल हो या अंदर की जेल हो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे अच्छे लोगों को भेज दिया है, हम लोगों को भेज देंगे, लेकिन बोलना हम पर नहीं करेंगे, लड़ना हम पर नहीं करेंगे, क्योंकि चुप रहना, शांत रहना, ये आज मौत को निमंत्रण देना है। आप लोगों सबसे भी हमें यही कहना है, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ खड़े हो और इस समाज को बचाने का काम करो। इतना कह करके आप सबसे मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए विदा लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब